हे गाइस, मेरा नाम सौरभ है। नहीं, मुझे इंग्लिश में बोलना था। हे गाइस, आई एम सौरभ एंड यू आर वाचिंग ललन टॉप। ऐसा मुझे निर्देश दिया गया दुनियादारी के राइटर सोनू जी के द्वारा। उन्होंने कहा आज आपने ऐसे ही कपड़े पहने हैं जो लफंगई लौंडपना से ठीक पहले स्लाइटली कैजुअल वाली परिधि में आएंगे, इसलिए आज आप अपना इंट्रो बदल दीजिए। वो नमस्ते सौरभ द्विवेदी नाम और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग वो जाएगा नहीं ड्रेस के साथ। पर आप दुनियादारी देखना शुरू कर चुके हैं। दुनियादारी में आज क्या है वो समझ लीजिए। Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। आज हम बात करेंगे लिंचिंग के बारे में। इसकी शुरुआत कहां से हुई, अमेरिका में लिंचिंग और नस्ल भेद का कनेक्शन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। एक नया कानून बना है, जो बाइडेन ने बनाया है। लोग कह रहे हैं इंडिया में भी बनना चाहिए क्या, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में एक लीक हुई रिपोर्ट की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि मामला चीन और उसके मिलिट्री बेस से जुड़ा है और इस रिपोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया की नींद कैसे उड़ा दी ये बताएंगे। और आखिरी में बात होगी पाकिस्तान की, जहां प्रधानमंत्री इमरान खान घबराहट में जी रहे हैं। उनके साथ देजावू हो रहा है। किसी की नहीं सुनने वाले इमरान की कोई नहीं सुन रहा। नाव मझधार में पीटीआई गठबंधन के एक बड़े सहयोगी दल ने साथ छोड़ दिया है। समझेंगे इमरान खान की कहानी के कितने पन्ने बचे हैं सियासत में। लेकिन दुनियादारी में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सोचना, दुनियादारी में जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? वैकेंसी है अंग्रेजी में। प्रोड्यूसर और रिसर्चर की जरूरत है, जिसकी देश दुनिया की खबरों में दिलचस्पी हो, देश दुनिया की कहानियों में दिलचस्पी हो, खूब पढ़ने का और देखने का जी करता हो, सिर्फ जी ना करता हो बल्कि लगन से काम करने की इच्छा भी हो, नया सीखने से परहेज ना हो, हिंदी की टाइपिंग आती हो और उसमें वर्तनी की गलतियां ना होती हों, और अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद भी आता हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, आई रिपीट, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना होगा अप्लाई करने के लिए? आपको अपना सीवी और वर्क सैंपल में क्या होगा अगर फ्रेशर हो? राइटिंग सैंपल, दुनिया भर के मसलों पे कुछ लिख के दिखाओ। 2 ऐसे नमूने हमको भेजो हिंदी में। टाइपिंग आनी चाहिए, नोएडा में आके नौकरी करनी पड़ेगी और खूब हचक के मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं धरा गुरु। अगर आपको लगता है कि आप ही वो हैं तो फिर भेजो फटाक से अपना सीवी। हमारा ईमेल है jobs@lallantop.com। देख रहे हो कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही है, डोमेन भी बना लिया है lallantop.com का ईमेल वाला। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं दुनियादारी की। मामला गंभीर है तो मुस्कान का अल्प विराम होगा यहां पर। कहानी कहां से शुरू होती है? 1955 के साल से। अमेरिका का एक शहर है मिसिसिपी। यहां पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर कुछ दोस्तों में हंसी मजाक चल रहा था। इस लफ्फेबाजी के केंद्र में एमिट टिल नाम का लड़का था, 14 साल की उम्र का। वो शिकागो से मिसिसिपी आया था अपने रिश्तेदारों से मिलने। टिल अश्वेत था। उसने रौब झाड़ने के लिए कह दिया कि शिकागो में उसकी गर्लफ्रेंड है और वो वाइट है। ये तब की बात है जब अमेरिका में नस्ल भेद और उसके खिलाफ चल रहे आंदोलनों का ग्राफ चरम पर था। टिल की ये बात उसके दोस्तों को हजम नहीं हुई। स्टोर के काउंटर पर एक वाइट महिला बैठी थी। टिल के दोस्तों ने उसके सामने एक चैलेंज रख दिया। बोले अगर हिम्मत है तो उस महिला को प्रपोज करके दिखाओ। टिल की मां श्वेत होने का दर्द समझती थी। उन्होंने अपने बेटे को सावधानी बरतने की सलाह दी थी, लेकिन टिल का लड़कपन उसे ऐसा करने से रोकता था। वो चंचल था। उसने चैलेंज कबूल कर लिया। स्टोर के अंदर गया, चॉकलेट खरीदी और निकलते निकलते उसने महिला को कहा बाय बेबी। उस समय स्टोर के भीतर कोई नहीं था, यानी इस वाकये का कोई गवाह नहीं था। काउंटर के पीछे बैठी महिला कैरोलिन ब्रायंट ने इस घटना को दूसरा मोड़ दिया। 4 दिन के बाद कैरोलिन का पति रॉय ब्रायंट बिजनेस ट्रिप से लौटा। उसके सामने कैरोलिन ने दूसरी कहानी सुनाई। उसने कहा एक अश्वेत लड़के ने उसे जबरदस्ती पकड़ने और गलत फायदा उठाने की कोशिश की। रॉय ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया। वो अपने साले के साथ टिल के घर गया। दोनों ने मिलकर टिल को किडनैप किया। रात भर कार में घुमाया, बुरी तरह पीटा, आंखें निकाल ली, फिर उसके शरीर में भारी भरकम गट्ठर बांधकर उसे नदी में फेंक दिया। 3 दिन के बाद टिल की लाश मिली। उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। रिश्तेदारों ने बड़ी मुश्किल से लाश की पहचान की और पुलिस वाले, उन्होंने जल्दबाजी में लाश को दफना दिया। कम से कम उनकी मंशा यही थी कि वो जल्दी दफना दें, पर ऐसा कर नहीं पाए। टिल की मां अड़ गई। उसने टिल की लाश को शिकागो भेजने की मांग की और फिर पुलिस को ऐसा ही करना पड़ा। टिल की आखिरी यात्रा के दौरान ताबूत को खुला छोड़ा गया था, ये दिखाने के लिए कि नस्ल भेद कितना विकृत है।
23 सितंबर 1955 को दोनों आरोपियों को इस घटना के जूरी के सामने पेश किया गया। जूरी में सारे व्हाइट लोग। 1 घंटे से भी कम वक्त तक बहस चली और उसके बाद दोनों आरोपियों को गेस व्हाट बरी कर दिया गया। 2017 में टिम टायसन ने किताब लिखी द ब्लड ऑफ एमेट टिल। टायसन ने अपनी किताब में दावा किया कि कैरोलिन ब्रायंट ने बाद में अपना बयान बदल लिया था। कहा था कि टिल ने ना तो उसे छुआ न पकड़ने की कोशिश की। हालांकि कैरोलिन इस बयान से भी मुकर गई। टायसन ने कैरोलिन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया था। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस किताब की रिलीज के बाद दोबारा इस मामले की जांच शुरू की, लेकिन सबूतों के अभाव में जांच रोक दी गई। एमेट टिल का परिवार आज भी न्याय की राह देख रहा है। अब प्रश्न ये कि आज ये कहानी क्यों सुना रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने लिंचिंग को हेट क्राइम की श्रेणी में डाल दिया है। 29 मार्च को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एमेट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पर दस्तखत किए। एक्ट का नामकरण उसी लड़के के नाम पर किया गया जिसकी लिंचिंग के जख्म आज तक नहीं भरे। बाइडेन के दस्तखत के बाद यह एक्ट कानून बन गया। अब लिंचिंग के आरोप में दोषी पाए जाने पर 30 साल तक की जेल हो सकती है। इससे पहले लगभग 200 बार लिंचिंग को कानूनी तौर पर बैन करने की कोशिश अमेरिका में हो चुकी है, लेकिन इसके सफल होने में 100 बरस से भी ज्यादा का वक्त लग गया। ये जब कानून बन रहा था तो इस मौके पर सांसद बॉबी रश ने ट्वीट किया कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार लिंचिंग को फेडरल हेट क्राइम घोषित किया जा रहा है और हम ये एमेट टिल के नाम पर कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करने की कोशिश है। अमेरिका में लिंचिंग का इतिहास क्या है, आपकी दिलचस्पी हो सकती है जानने में। इसके लिए सबसे पहले हमें लिंचिंग की परिभाषा समझनी होगी। लिंचिंग एक तरह की हिंसा है। इसे गैर न्यायिक हत्या भी कहते हैं। इसके तहत आरोपी की बिना किसी सुनवाई के हत्या कर दी जाती है। कानूनी परिभाषा के मुताबिक जब 3 या 3 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर कथित न्याय, और ये न्याय भीड़ का होता है, देने के लिए किसी की हत्या कर दें तो उसे लिंचिंग कहा जा सकता है। अमेरिका में 1770 के दशक में रिवॉल्यूशनरी वॉर शुरू हुआ। इस दौरान चार्ल्स लिंच नाम के एक जमींदार ने एक अदालत की स्थापना की थी जिसमें विरोधियों को सजा दी जाती थी, पर इस अदालत को कानूनी मान्यता नहीं थी और ना ही इसमें तय विधि का कानून का पालन होता था। चार्ल्स लिंच के नाम पर इस गैर कानूनी कानून को लिंच लॉ कहा गया और इस पूरी प्रक्रिया को लिंचिंग। कालांतर में लिंचिंग का इस्तेमाल अश्वेत समुदाय को आतंकित करने और काबू में रखने के लिए किया जाने लगा। अमेरिका में लिंचिंग का एक तय पैटर्न दिखता है। जिस भी अश्वेत व्यक्ति से दिक्कत होती है, सबसे पहले उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। अधिकतर मामलों में आरोप बाद में झूठे साबित होते हैं। फिर पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ने पहुंचती है। उसी समय भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। भीड़ आरोपी को पुलिस के चंगुल से खींच लेती थी। फिर उसे दम भर पीटा जाता। हर तरह से आरोपी का टॉर्चर किया जाता। कई दफा पेड़ से लटका दिया जाता। कई बार उसे आग में जला दिया जाता। लिंचिंग में शामिल लोग मांस और हड्डियों को निशानी के तौर पर भी ले जाते थे। और मान लीजिए कि भीड़ के हाथों कोई लिंच नहीं हो पाया, नहीं मर पाया, तब क्या होता था? तब इन अश्वेत लोगों पर झूठे आरोप लगाए जाते थे। पुलिस उन्हें ले जाकर जेल में बंद करती थी। जानबूझकर उनकी सेल का, उनके जिस कमरे में वो बंद है, उसका दरवाजा, उसकी सलाखें खुली रखी जाती थी ताकि दूसरे कैदी आएं और उसे पीट पीट कर मार दें। और इन पीड़ितों पर किस तरह के आरोप लगाए जाते थे उन पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए? लिंचिंग के मामले में 2 तरह के आरोपों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता था। पहला यौन शोषण और दूसरा हत्या। इक्वल इनिशिएटिव जस्टिस (EJI) इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक लिंचिंग के 30% मामलों में हत्या का आरोप लगाया गया, जबकि 25% मामलों में आरोपी पर यौन दुर्व्यवहार का इल्जाम लगाया गया। जानकारों की माने तो लिंचिंग के जरिए व्हाइट कम्युनिटी एक साथ कई संदेश दिया करती थी। इतिहासकार बॉब स्मीड ने अपनी किताब ब्लड जस्टिस द लिंचिंग ऑफ मैक चार्ल्स पार्कर में लिखा है कि भीड़ ने लिंचिंग को एक सांकेतिक प्रथा में बदल दिया था। इसमें अश्वेत पीड़ित को पूरे समुदाय का प्रतिनिधि बना दिया जाता था और इसके जरिए पूरे समुदाय को अनुशासित रखने की कोशिश की जाती थी। अश्वेत आबादी को चेतावनी दी जाती थी कि वे व्हाइट सुप्रीमेसी को चुनौती देने की कोशिश न करें। अमेरिका में 1881 से 1968 के बीच लिंचिंग के लगभग 5000 मामले दर्ज हुए, जिसमें 3/4 से ज्यादा पीड़ित अश्वेत थे। और इन लिंचिंग करने वालों के साथ क्या होता था? अधिकतर मामलों में आरोपी व्हाइट होते थे, संख्या सैकड़ों में। एक तो उनकी पहचान मुश्किल, अगर पहचान हो भी जाती तो उनके ऊपर कोई छोटा मोटा चार्ज लगाया जाता। EJI की रिपोर्ट के मुताबिक 1% से भी कम मामलों में दोषियों को सजा मिली है।
अमेरिका में लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने की मुहिम 1900 के दशक में शुरू हो चुकी थी। अब तक लगभग 200 बार, जैसा मैंने पहले बताया, बिल पेश करने की कोशिश हुई, हर बार नाकाम। अब सब सफल हो गया। अमेरिका ने अपने यहाँ लिंचिंग के खिलाफ कानून बना दिया। दुनिया के कई देशों में भीड़ द्वारा न्याय का चलन बढ़ा है। इसमें अफ्रीका और एशिया के अल्प विकसित देशों से लेकर विकासशील देश तक शामिल हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इन देशों में भी लिंचिंग जैसे घृणित अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। लिंचिंग का चैप्टर अब यहीं रोकते हैं, चलते हैं सोलोमन आइलैंड्स की तरफ। सोलोमन आइलैंड्स प्रशांत महासागर में बसा एक द्वीपीय देश है। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास पड़ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस द्वीप की अहमियत काफी बढ़ गई थी। हमने आपको दुनियादारी के एक पहले के एपिसोड में सोलोमन आइलैंड्स के बारे में विस्तार से बताया है। दिलचस्पी हो तो आप आज के एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। पर हालिया घटना पर आते हैं। पिछले हफ्ते सोलोमन आइलैंड सरकार का सीक्रेट दस्तावेज लीक हुआ। इससे पता चला कि चीन सोलोमन आइलैंड्स में अपना मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। अभी डील का पूरा मजमून स्पष्ट नहीं, लेकिन इसने ऑस्ट्रेलिया की चिंता बढ़ा दी। पिछले कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्ते खराब हैं। ऑस्ट्रेलिया ने यूके और अमेरिका के साथ ऑकस डील की है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाली पनडुब्बियां मिलने वाली हैं। इस डील के लिए उसने फ्रांस से बना बनाया सौदा भी रद्द किया था। जानकारों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़त रोकने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर सोलोमन आइलैंड्स में चीन के मिलिट्री बेस पर बात आगे बढ़ी तो ऑस्ट्रेलिया की बढ़त गौड़ हो जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ऑस्ट्रेलिया सोलोमन आइलैंड्स का सबसे बड़ा मददगार रहा। उसने इस द्वीपीय देश के विकास में भूमिका निभाई और अभी तक वो सोलोमन आइलैंड्स का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर भी था। पर चीन ने सेंध लगा दी। उसने सोलोमन आइलैंड्स की सरकार का मन बदल दिया। ये डील इस इलाके की जियो पॉलिटिक्स में क्या गुल खिलाती है, देखना दिलचस्प होगा। अब पड़ोस की पॉलिटिक्स का हाल समझते हैं, जानते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक संकट में क्या नया हुआ। बता दें, पाकिस्तान में विपक्ष ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। 28 मार्च को प्रस्ताव पटल पर रखा गया। 3 अप्रैल तक इस पर वोटिंग होने की उम्मीद है। अगर विपक्ष ने 172 सांसदों का समर्थन जुटा लिया तो इमरान को कुर्सी छोड़नी होगी। ये तो हुई मूल बात। अपडेट क्या है? 30 मार्च को मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान MQMP ने इमरान खान को बड़ा झटका दिया। ये पार्टी इमरान सरकार में सहयोगी है। इसके नेशनल असेंबली में 7 मेंबर हैं। MQMP के झटके का मंच इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉज में सजा था। 29 मार्च की देर रात पार्लियामेंट लॉज में VVIP गाड़ियों का जमावड़ा लगना शुरू हुआ। विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेता यहां इकट्ठे हुए और वहां उन्होंने MQMP के संयोजक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दूसरे नेताओं से मुलाकात की। ये मुलाकात 30 मार्च की सुबह तक चली। बिलावल भुट्टो और विपक्ष के कई नेताओं ने कहा कि उनका MQMP के साथ समझौता हो चुका है। विपक्ष का मन था कि समझौते का ऐलान तुरंत हो जाए, लेकिन MQMP ने कहा सब्र रखो, ठहरो जरा, इतनी जल्दी भी क्या है। फिर ऐलान हुआ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी आज शाम 4 बजे। तय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और इसमें MQMP ने इमरान सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कहा कि यह फैसला देश के हित में लिया गया है। MQMP के निकलते ही इमरान सरकार ने बहुमत गंवा दिया है। अगर यही स्थिति वोटिंग के दिन तक बनी रही तो उनके लिए कयामत तय है। इन सब के बीच इमरान क्या कर रहे हैं? वो अभी तक एक एक को देख लेने की धमकियां दे रहे थे और अब विदेशी साजिश की बात सुनाते फिर रहे हैं। 27 मार्च को PTI की रैली में इमरान खान ने एक चिट्ठी दिखाने की बात कही थी। कहा था कि यह चिट्ठी विदेशी साजिश का पुख्ता सबूत साबित होगी। विपक्ष ने कहा कागज है तो दिखा दीजिए। इमरान के मंत्रियों ने पहले कहा कि हम कागज सिर्फ चीफ जस्टिस को दिखाएंगे, लेकिन 30 मार्च को इमरान के सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि मैं वरिष्ठ पत्रकारों के साथ भी चिट्ठी साझा करूंगा। 30 मार्च को इमरान खान राष्ट्र के नाम संबोधन भी देने वाले थे, पर देर शाम उन्होंने फैसला बदल दिया। कहा जा रहा है कि MQMP के अलगाव के बाद उन्हें नए सिरे से अपना भाषण तैयार करना होगा। दुनियादारी अब यहीं ठहरता है। दुनिया की हलचलों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अब आप मन भर के कमीज़ पे कमेंट कर सकते हैं।